दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों 272 के मैजिक फिगर तक कौन पहुंचेगा 4 जून को, इसको लेकर सभी राजनीतिक दलों की तरफ से जबरदस्त मशक्कत की जा रही है। क्या इंडिया क्या एनडीए, दोनों गठबंधन बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन 272 के आंकड़े तक पहुंचने के लिए कौन कितना आगे बढ़ रहा है, किसकी तैयारी कितनी मजबूत है, इन सब का लिटमस टेस्ट एक राज्य में होता है और वो राज्य है उत्तर प्रदेश। वही उत्तर प्रदेश जिसने अटल बिहारी वाजपेयी को सत्ता तक पहुंचाया, वही उत्तर प्रदेश जिसने अटल बिहारी वाजपेयी को सत्ता से उतारा, वही उत्तर प्रदेश जिसने गुजरात से यूपी पहुंचे नरेंद्र मोदी को सत्ता तक पहुंचाया, और वही उत्तर प्रदेश जिसने दूसरी बार भी नरेंद्र मोदी को सत्ता तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका अदा की। जी हां, जो पार्टी दक्षिण भारत में करीब करीब नदारद हो, जो पार्टी देश के अधिकांश हिस्सों में और समाज के एक बड़े वर्ग के बीच अछूत पार्टी की तरह से ट्रीट की जाती हो, वो पॉलिटिकल पार्टी कैसे चुनाव लड़ती है और उत्तर प्रदेश उसके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, इसका अंदाजा आप इस तथ्य से लगा सकते हैं कि जब जब भाजपा की सरकार बनी, 99 के अपवाद को छोड़ दे, हालांकि तब भी भाजपा के पास यूपी में सीटें थी और 24 पार्टियों का गठबंधन बना सकने लायक नेता थे, लेकिन बात 1998 की करें 60 सीटें उत्तर प्रदेश ने दी, बात 2014 की करें 80 में 73 सीटें दी, और बात 2019 की करें तो बुआ बबुआ अलायंस के बावजूद, यानी अखिलेश यादव और मायावती अजीत सिंह के गठबंधन के बावजूद उत्तर प्रदेश ने 80% सीटें अर्थात 80 में 64 सीटें भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को दे दी थी। बिना यूपी के, बिना लखनऊ के दिल्ली तक पहुंचना दूसरी पार्टियों के लिए थोड़ा मुश्किल जरूर हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए लगभग असंभव सा काम है। असंभव सा काम इसलिए भी है क्योंकि दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी पहचान के संकट से गुजरती है। कहाँ है बीजेपी आंध्र प्रदेश में, कहाँ तेलंगाना में है, कहाँ तमिलनाडु और केरल में है, और कहाँ पंजाब में है। उत्तर की बात करें तो पश्चिम बंगाल में भी सिमटती हुई दिख रही है थोड़े उभार के बावजूद। तो सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश कहाँ जा रहा है। क्या उत्तर प्रदेश इस बार फिर 73 और 64 जैसे प्रदर्शन को दोहराने जा रहा है, या उत्तर प्रदेश ने फैसला कर लिया है कि यूपी में है दम, क्योंकि सत्ता बदलने का उत्तर प्रदेश में जो हुनर है वो हुनर पिछले 2 चुनाव से जो पड़ गया है कम, तो क्या उस हुनर को अब उत्तर प्रदेश फिर से आजमाने जा रहा है। हालात कमोबेश ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। आखिर कौन से फैक्टर है जिसने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा रखी है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, यूपी की वाराणसी से सांसद, अमित शाह माइक्रोस्कोपिक व्यू के साथ, बेहद सूक्ष्मदर्शी निगाहों के साथ उत्तर प्रदेश के एक एक कस्बे पर नजर रख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ चुनावी हिंदुत्व के सबसे बड़े उभरते हुए ब्रांड एम्बेसडर, बुलडोजर मॉडल। इन सब के बावजूद उत्तर प्रदेश में संघ और भाजपा का, आरएसएस और बीजेपी का पूरा चुनावी नैरेटिव बिगड़ क्यों गया है। क्या जनता बीजेपी से ऊब गई है, और क्या विपक्ष की तैयारी इतनी मुकम्मल है जिसने भारतीय जनता पार्टी का चुनावी सिराजा बिखेर देने का मादा रखता है। जो विपक्ष वो बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। हालात इन सब से परे हैं। हालात उत्तर प्रदेश में ये है कि उत्तर प्रदेश में वोटर्स की वोटिंग प्राथमिकताएं अब न तो हिंदुत्व के आधार पर दिखाई दे रही है और न ही काउंटर चुनावी हिंदुत्व के आधार पर दिखाई दे रही है। वोटर्स की प्राथमिकताएं अलग है। क्या प्राथमिकताएं हैं और कैसे भारतीय जनता पार्टी आगे आई, तो सबसे पहले इस बात पर नजर डालना जरूरी हो जाता है कि 2014 में बीजेपी का उभार कहां से हुआ। बीजेपी के उभार के लिए जो सबसे बड़ा फैक्टर था, उत्तर प्रदेश में कांसीराम की विरासत, दलित चेतना की प्रवृत्ति, वो लाभार्थी चेतना और चुनावी हिंदुत्व के दायरे में उस सांचे में ढलने के लिए मन स्थिति, अपनी खुद की मन स्थिति को तैयार करती हुई दिखाई दे रही थी। 14 उसका पहला प्रयोग था, 17 दूसरा प्रयोग था,
2019 तीसरा प्रयोग था और 2024 ढलान के बावजूद चौथा प्रयोग था। 2022 ढलान के बावजूद चौथा प्रयोग था और अब 2024 है। 14 में जो आपने देखा कमोबेश वही 17 में देखा विधानसभा चुनाव में, और जो 19 में आपने देखा 2019 में, वो चीजें 2022 में उस रूप में नहीं दिखी। कारण क्या था? बसपा का ढलान तो जारी था, मायावती की पार्टी की ढलान तो दिखाई दे रही थी, सपा ऊपर नहीं उठ रही थी, और जो भी ढलान दिखाई दे रहा था वो सीधे सीधे वोटों की शिफ्टिंग भारतीय जनता पार्टी में हो रही थी। यह था नंबर 1 कारण। नंबर 2 कारण था कि उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक वोटर्स जो 1999 से लेकर के 2012 तक, यानी इन 13 वर्षों में जो भी लोकसभा या विधानसभा के चुनाव हुए, वो टैक्टिकल वोटिंग पर चले गए थे। वो टैक्टिकल वोटिंग का रास्ता 2014 से माइनॉरिटी ने छोड़ दिया था। टैक्टिकल वोटिंग से मेरा आशय वोटों के बंटने से नहीं है। टैक्टिकल वोटिंग से मेरा आशय यह है कि हर सीट पर पहले, खासकर 99 से 2012 के बीच में, माइनॉरिटी वोटर ये देखता था कि भारतीय जनता पार्टी के बीच के सामने सबसे ताकतवर उम्मीदवार किस सीट पर किस पार्टी का है। कहीं सपा का हो सकता था, कहीं बसपा का हो सकता था, कहीं आरएलडी का हो सकता था, तो कहीं कांग्रेस का हो सकता था, और उस हिसाब से वो सीट वाइज अपने वोट को एक तरफा उस कैंडिडेट के, उस सबसे मजबूत कैंडिडेट के पीछे, चाहे पार्टी कोई भी हो, उधर शिफ्ट कर देते थे। ये क्रम 2014 में टूटा, और जब ये क्रम टूटा तो काउंटर पोलराइजेशन की जमीन तैयार हुई। जब साफ साफ दिखने लगा कि माइनॉरिटी वोटर एक तरफा समाजवादी पार्टी या उसके गठबंधन के साथ जा रहा है, और नतीजा ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हिंदुत्व को, मुजफ्फरनगर के जो 2013 का तनाव था, उस तनाव के बाद की परिस्थितियों में बीजेपी के लिए बेहद आकर्षक चुनावी जमीन तैयार कर दी। अब वो जमीन, अब वो नैरेटिव पूरी तरह से धराशायी हो चुका है। आज की तारीख में माइनॉरिटी रिएक्ट नहीं करता किसी भी मुद्दे पर। आपने देखा होगा, किसी भी मुद्दे पर चुप्पी साध ली है। शांतिपूर्वक बड़ी संख्या में निकलकर वो वोट कर रहे हैं और वापस टैक्टिकल वोटिंग की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। और टैक्टिकल वोटिंग का नजारा मैं आपको दिखाता हूं। जीत हो या हार हो, इमरान मसूद टैक्टिकल वोटिंग उनके पक्ष में हुई है। इकरा हसन के पक्ष में कैराना मसूद, वहां पर कैराना में टैक्टिकल वोटिंग हुई है। लेकिन गौतम बुद्ध नगर में बीएसपी के पक्ष में भी माइनॉरिटी की टैक्टिकल वोटिंग देखने को मिली है। भले ही जीत हो या हार हो, लेकिन माइनॉरिटी ने अपनी प्राथमिकताएं तय कर ली है। लेकिन क्या माइनॉरिटी की प्राथमिकताओं को तय होने से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हालत खस्ता हो जाएगी? जी नहीं। कुछ और मुद्दे हैं जिस वजह से बीजेपी की हालत खराब है। पहला मुद्दा, उसमें जो बचे हुए मुद्दे हैं उनमें पहला मुद्दा है बेरोजगारी। और ये बेरोजगारी चाहे वो नोएडा हो या बलिया हो, सहारनपुर हो या सोनभद्र हो, लखीमपुर खीरी हो या झांसी ललितपुर हो, हर इलाके में समान रूप से व्याप्त है। रोजगार का संकट पूरे उत्तर प्रदेश में उसी तरह से है जिस तरह से कमोबेश पूरे देश में है। आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में कुछ ज्यादा है, और ये हालात बने कैसे हैं? 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला और उसमें आरक्षण की प्रक्रिया का कथित रूप से पालन ना होना, ये सारे मामले आपने देखे होंगे। छात्र लाठियां खा रहे थे, और जब लाठियां खा रहे थे तो वो लाठी सरकार की लाठी नहीं थी, वो लाठी वही लाठी थी जो चुनावी हिंदुत्व के तले आकर, उस बैनर तले आकर उन्होंने जो वोट डाला था, उस वोट ने जो व्यवस्था कायम की थी, उस व्यवस्था की लाठी थी। और वो व्यवस्था की लाठी जब सत्ता और सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्ति की लाठी में तब्दील होकर सामने दिखने लगे, तो व्यक्ति पुनर्विचार के दौर से, समाज पुनर्विचार के दौर से गुजरना शुरू हो जाता है। क्या हो रहा था लखनऊ में, क्या हो रहा था आरओ एआरओ की भर्ती और पेपर लीक से परेशान उत्तर प्रदेश में क्या क्या हुआ। एक तरफ भर्तियां, दूसरी तरफ आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर सवाल, तीसरी तरफ पेपर लीक, और इन सब के बीच नरेंद्र मोदी सरकार का एक तुगलकी फैसला, सेना में बहाली होगी सिर्फ 4 साल के लिए, अग्निवीर बनाए जाएंगे 4 साल के लिए,
17-18 साल का नौजवान 21-22 साल में रिटायर होगा और 74 साल का व्यक्ति अगले 5 सालों के लिए सत्ता की भीख मांगता हुआ जनता के बीच में जाएगा कि 10 साल दे दिए, 5 साल और दे दो। जनता अब इसे देख रही है, इन्हें 74 साल की उम्र में रोजगार चाहिए, फिर से प्रधानमंत्री पद चाहिए और लोग 21-22 साल में आकर घर बैठ जाए। वह हरी व्यवस्था। तो एक कारण बेरोजगारी है और बेरोजगारी सिर्फ सरकारी नौकरियों की नहीं, डिमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी के बाद, जीएसटी की मार के बाद जिस प्रकार से असंगठित क्षेत्र टूटा और इस देश में खासकर उत्तर प्रदेश में 90% रोजगार, 90% रोजगार पैदा करने का काम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर करता है, असंगठित क्षेत्र करता है। वो सेक्टर करीब करीब ध्वस्त हो गया। तो अब सवाल उठता है कि बेरोजगार जनता 5 किलो राशन के सहारे चुनावी नैरेटिव के दायरे में आ जाएगी। अब ये बेरोजगारी कैसे असर कर रही है, जरा इसको देखिए और लाभार्थी चेतना के साथ इसका कैसा नाता है, जरा उसे भी देख लीजिए। तो बेरोजगारी और लाभार्थी चेतना के नाते रिश्ते को समझना हो तो सबसे पहले यह देखना जरूरी हो जाता है कि एक पन्ना प्रमुख को बीजेपी 30-32 वोटरों का जिम्मा देती है, ऐसा बताया जाता है। लेकिन हालात यह है कि अब मोहल्ला नहीं टूटा है, जाति नहीं टूटी है, जाति टूटी है लेकिन उन सब से ज्यादा बड़ा असर जिस टूट का पड़ा है वो घर टूटा है। घर किस तरह से टूटा है? तो घर उम्र सीमा के हिसाब से टूटा है, वोटिंग प्राथमिकताओं के लिहाज से टूटा है। 5 किलो राशन 55-60 साल से ऊपर की उम्र के लोगों के लिए, तो अब भी उसके एक सेक्शन में, उसके एक बड़े तबके में जो 50-55-60 साल से ऊपर का है उसके लिए कुछ हद तक काम कर रहा है। किसान सम्मान निधि के 2000 रुपए उसके लिए कुछ काम कर रहे हैं। लेकिन उसी घर का, जिस घर में लाभार्थी चेतना का असर बुजुर्गों पर दिखाई दे रहा है, उस घर के नौजवानों के बीच रोजगार मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, पेट्रोल डीजल सिलेंडर के दाम मुद्दा है, अग्निवीर मुद्दा है। तो एक घर के अंदर 2 तरह के वोटों की उपस्थिति भारतीय जनता पार्टी और पन्ना प्रमुखों को डरा रही। अब थोड़ा इसके दायरे के बाहर जाते हैं। हालांकि किसानों का भी मुद्दा है, एमएसपी गारंटी और स्वामीनाथन फॉर्मूले की मांग का भी मुद्दा है। मुद्दा कुछ और भी है, ओल्ड पेंशन स्कीम भी है। लेकिन उस मुद्दे ने को जितना प्रभाव डालना था विधानसभा चुनाव में आपने देख लिया कि समाजवादी पार्टी का गठबंधन 2.5 गुना बढ़ गया, 37% वोटों के आसपास पहुंच गया और लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी 49% वोटों के आसपास थी वो घट के 43%, 42-43% तक आ गई। लगभग 7% वोटों का नुकसान हुआ। लेकिन 7% से ऊपर यदि ये नुकसान गया तो यकीन मानिए, अगर ये 7% का नुकसान जो विधानसभा चुनाव में देखने को मिला, वो 7% का नुकसान, 7% का वोटिंग डिक्लाइन जो बीजेपी के फेवर से बीजेपी के अगेंस्ट जाता हुआ दिख रहा है, विधानसभा चुनाव वाले पैटर्न को ही माने तो बीजेपी की सीटें 45 से 50 के बीच सिमट सकती है। यानी तब भी 12 से लेकर 17 का घाटा हो सकता है। लेकिन अगर ये 7% का डिक्लाइन 10 से 12% के बीच पहुंच गया, अगर ये 7% का डिक्लाइन, अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव में 35 से लेकर 38% वोटों के बीच सिमटने की स्थिति में आ गई तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें उत्तर प्रदेश में जो 64 सीटें बीजेपी अलायंस को मिली थी वो 32 तक आकर सिमट सकती है। 32 सीटों तक, उससे भी नीचे जा सकती है। कारण क्या है? उत्तर प्रदेश में जो डोमिनेंट ओबीसी कम्युनिटीज हैं, जो मजबूत ओबीसी जातियां हैं अदर देन यादवों को छोड़कर, एमवाई समीकरण के दायरे के बाहर जाकर देखें, कुर्मी समाज, बड़ी संख्या में अखिलेश यादव ने टिकट दिए। संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, ये सारे नैरेटिव उनके पक्ष में काम करते दिख रहे हैं। इसके आगे देखें, मौर्य समाज, केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए। समाजवादी पार्टी के गठबंधन का विरोध करने के बावजूद, भारतीय जनता पार्टी का साथ देने के बावजूद अपेक्षित उन्हें उत्तर प्रदेश में कुछ मिला नहीं, वो भी उनके खिलाफ है। जाट समुदाय
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में साफ साफ दिखा है जहां वोटिंग हुई है, कहीं 60-40 तो कहीं 50-50 तो कहीं उल्टा 60-40 टूटता हुआ दिखाई दिया है। गुर्जर समुदाय खतौली में जो ट्रेलर दिखा लोकसभा चुनाव में जहां वोटिंग हो चुकी है वो पूरी फिल्म के रूप में सामने आता हुआ दिखाई दिया है। खतौली के उपचुनाव का ट्रेलर लोकसभा चुनाव में पूरी फिल्म के रूप में सामने आता हुआ दिख रहा है। अब तक जो चुनाव हो चुके हैं, गाजियाबाद और नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर की 2 सीटों को छोड़ दे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को तीसरी सीट कौन सी मिलने की संभावना है कोई नहीं कह सकता। भाजपा के लोग भी इस बात को ऑफ द रिकॉर्ड अगर पूछना चाहे तो बताने में हिचक रहे हैं क्योंकि हालत खस्ता है। सामुदायिक चेतना नए रूप में सामने आई है। मायावती का वोटर, दलित समाज का वोटर जो छिटक करके कांसी राम की विचारधारा से छिटक करके, बसपा के मिशन से छिटक करके चुनावी हिंदुत्व की गाड़ी पर सवार हो गया था, अब एक बार फिर उसके सामने बाबा साहब के संविधान का मामला आ रहा है। अब उसके सामने एक बार फिर नैरेटिव दूसरे ढंग से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इन सब के बीच मायावती के कैंडिडेट यानी बीएसपी के कैंडिडेट, जो भी बहुसंख्यक समुदाय के कैंडिडेट हैं, नॉन मुस्लिम कैंडिडेट बहुजन समाज पार्टी के जो भी है, ज्यादातर मुकाबले को तिकोना बनाते हुए दिख रहे हैं और बीजेपी तिकोने मुकाबले से भागती है। यह ध्यान रखिए। बीजेपी को चुनाव जीतने के लिए क्या चाहिए? पोलराइजेशन और उसके जवाब में काउंटर पोलराइजेशन की, आमने सामने की, आर या पार की स्थिति। क्योंकि आर या पार की स्थिति में सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण की गुंजाइश पूरी तरह से बनने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन मुकाबला जब ट्रायंगुलर होता है, त्रिकोणात्मक होता है, तब ध्रुवीकरण सामाजिक आधार पर नहीं बल्कि सांप्रदायिक आधार पर नहीं बल्कि सामुदायिक आधार पर होता है। रिलीजन की जगह कास्ट ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब कास्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है तो नीतीश कुमार ने बिहार से जो नैरेटिव शुरू किया जाति जनगणना का, वो भी एक बड़े मुद्दे के रूप में सामने आ जाता है। अति पिछड़ी जमात जो उत्तर प्रदेश में है, माना जाता है कि मोटे तौर पर बीजेपी के साथ है, लेकिन जरा घोसी का भी देख लीजिए उपचुनाव कि क्या हुआ था, और वो भी क्या पूरी तरह बीजेपी के साथ है, क्योंकि रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में है। उत्तर प्रदेश में राघवेंद्र सिंह कमेटी की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में है। ओम प्रकाश राजभर की अपील पहले की तरह काम नहीं कर रही है। उनका पीला गमछा अब वोट बटोरने की गुंजाइश पूरी तरह से बनाता हुआ दिख नहीं रहा है। और इन सब परिस्थितियों में अति पिछड़े वर्ग में जो भी पढ़ा लिखा नौजवान तबका है, वो चुनावी हिंदुत्व को अपने लिए, अपने रोजगार के लिए एक बाधा के तौर पर देख रहा है। 10 सालों की सरकार का अनुभव उसके सामने है कि 5 किलो राशन ही उसका मुस्तकबिल नहीं है, 5 किलो राशन ही उसकी जिंदगी का एकमात्र उद्देश्य नहीं है। और लड़ाई, चुनाव जब उद्देश्य और व्यक्ति के रूप में, व्यक्ति पूजा और उद्देश्य के रूप में आकर सीमित हो जाए, और उद्देश्य जब जनता का सामने आ जाए, तो भूल जाइए पार्टी, भूल जाइए गठबंधन, भूल जाइए नेता, भूल जाइए कैंडिडेट। उत्तर प्रदेश में यही स्थिति है। उत्तर प्रदेश में एक तो भारतीय जनता पार्टी का चुनावी हिंदुत्व अब उफान पर नहीं है, दूसरा राम मंदिर कार्ड नहीं चल रहा, तीसरा अल्पसंख्यक टैक्टिकल वोटिंग कर रहा है, चौथा किसान और नौजवान अपने अपने मुद्दे के साथ जा रहे हैं, और पांचवा जाति नाम का फैक्टर, कास्ट फैक्टर एक बार फिर से आमतौर पर जिसे मंडल पॉलिटिक्स कहा जाता है, वो इस कदर से हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है कि अब तो राजपूत भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कई सीटों पर जाते हुए दिख रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं। अब तो ब्राह्मण मतदाताओं के भी समीकरणों के हिसाब से वोट देने की बातें सामने आ रही है। तो फिर चुनावी हिंदुत्व बचा क्या? और जब चुनावी हिंदुत्व नहीं बचा तो क्या भारतीय जनता पार्टी चुनाव में हिम्मत कर पाएगी कि उत्तर प्रदेश में आम लोगों को जा करके जब ओबीसी का सवाल हो तो नरेंद्र मोदी की जाति बताने की कोशिश करे कि नरेंद्र मोदी किस जाति से आते हैं? क्योंकि जैसे ही बीजेपी जाति बताने की कोशिश करेगी, नरेंद्र मोदी चुनावी हिंदुत्व के नायक की जगह एक जाति विशेष के नायक के रूप में आइडेंटिफाई कर लिए जाएंगे। यही हुआ था कल्याण सिंह के साथ। गैर यादव पिछड़ों के सबसे बड़े नेता अचानक से एक झटके में लोध समाज के नेता में तब्दील हो गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी की समस्या दोहरी है।
लखनऊ में बैठे हुए नेता चाहते हैं कि अगली बारी दिल्ली में जब बीजेपी की ताजपोशी हो तो ताजपोशी लखनऊ वाले नेता की हो, और दिल्ली वाले चाहते हैं कि जो गुजरात लॉबी बैठी हुई है वही बैठी रहे। तो ये एक अंदर से संकट है। बाहर से विपक्ष का मजबूत गठबंधन है, राहुल गांधी अखिलेश यादव का गठबंधन है। तो इन सब के बीच मतदाताओं की अपनी अपनी वोटिंग प्राथमिकताएं जवान, किसान और मुसलमान के मुद्दे पर कहीं ना कहीं जाकर के अटकती हुई दिखाई दे रही है। और इन्हीं प्राथमिकताओं के बीच तो 18वीं लोकसभा का चुनाव है। 2 फेज हो चुके, 5 फेज बाकी है, और इन 7 फेज का नतीजा जब 4 जून को सामने आएगा तो लिख कर रख लीजिए, सरप्राइज उत्तर प्रदेश से आ रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 28 से लेकर 50 के बीच कहां पर जाके अटकेगी आज की तारीख में कोई नहीं जानता। और इसलिए पक्के तौर पर इसे नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी 28 लोकसभा सीटों से 50 लोकसभा सीटों के बीच में कहां अटकेगी, ये कोई इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस भी जिस मजबूती से चुनाव लड़ना चाहिए उस मजबूती का, भले वो चुनाव लड़े या ना लड़े, लेकिन सार्वजनिक तौर पर उस मजबूती का माहौल नहीं बना पाया है। ये भी एक कारण है कि इतना बड़ा वाइड रेंज, इतना बड़ा रेंज जिसमें 28 से 50 सीटों यानी 22 सीटों का गैप रखते हुए हमें बात करनी पड़ रही है कि कहां रुकेगी। इतना तय है कि 62 और 64 नहीं होने जा रही है। आज के लिए इतना ही। लखनऊ के सरप्राइज का इंतजार कीजिए। झोला उठाने की कवायद में लखनऊ सबसे आगे खड़ा होता हुआ दिखता प्रतीत हो रहा है। नमस्कार।